हमारी पृथ्वी पर हर साल 15 से 16 लाख भूकंप आते हैं और ये भूकंप ऐसे होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 2 से ज्यादा रिक्टर स्केल पे पाया जाता है। 2 से कम मैग्नीट्यूड वाले भी भूकंप आते हैं लेकिन वो उतने असरदार नहीं होते हैं। अगर हम लोग भूकंप से आने वाली तबाही की बात करें तो पिछले 10 सालों में भूकंप और उससे जो डिजास्टर आते हैं जैसे लैंडस्लाइड हो गया, एवलांचेस हो गए या फिर सुनामी हो गया, उससे लगभग 8 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई है और जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है वो अलग। और इस साल ही जो टर्की में फरवरी के मंथ में जो भूकंप आया था वो लगभग 7.8 मैग्नीट्यूड का था जिसमें लगभग 60,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। और अभी अक्टूबर के मंथ में ही अफगानिस्तान में 6.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी। और हम लोग ये भली भांति जानते हैं कि जो 2011 में जापान में भूकंप आया था जिसके कारण सुनामी आई थी उसका मैग्नीट्यूड लगभग 9 का था। तो इस वीडियो में हम लोग यही चीज समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो अर्थक्वेक है इसके पीछे का साइंस क्या है, इतने सारे अर्थक्वेक आते क्यों हैं और ये अर्थक्वेक काम कैसे करता है। और अंत में ये भी समझेंगे कि इस अर्थक्वेक के ही कारण हमें धरती के इंटीरियर के बारे में कैसे पता चला कि हमारे धरती का इंटीरियर कैसा है। तो इस सब चीज को इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, अगर हम लोग अर्थक्वेक के कारण की बात करें तो अर्थक्वेक के कई सारे कारण हो जाते हैं। पहला होता है मीटियोर इंपैक्ट, जिसे हम लोग उल्कापिंड भी कहते हैं। उल्कापिंड जब धरती से आके टकराता है तो धरती पे कंपन उत्पन्न होती है जो अर्थक्वेक का कारण बनता है। दूसरा होता है वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन के कारण भी अर्थक्वेक आते हैं। और कुछ मैन मेड इवेंट भी होते हैं जैसे माइनिंग के अंदर में ब्लास्ट करना या धरती के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट करना, इसके कारण भी अर्थक्वेक ट्रिगर होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण होता है वो धरती के ऊपरी सतह पर मूवमेंट। जो धरती का ऊपरी सतह है जिसे हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं उसके प्लेट में मूवमेंट होना। हम लोग ये भली भांति जानते हैं कि जो धरती का ऊपरी सतह होता है लिथोस्फीयर होता है वो कई भागों में टूटा हुआ है जिसे हम लोग प्लेट्स के नाम से जानते हैं। ये प्लेट कई सारे बड़े प्लेट हैं और कई सारे माइनर प्लेट हैं। इन प्लेट के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए, बड़े प्लेटों में आपका अफ्रीकन प्लेट आ जाता है, नॉर्थ अमेरिका प्लेट, साउथ अमेरिका प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। इन प्लेट्स में हमेशा मूवमेंट होती रहती है। इसके बाद कई सारे छोटे प्लेट होते हैं, कोकस प्लेट हो गया, नकाजा प्लेट हो गया, जॉन अडीफुका प्लेट हो गया, कैरेबियन प्लेट हो गया, अरेबियन प्लेट हो गया। ये प्लेट आपस में मूवमेंट करते रहते हैं। ये एक जगह सीमित नहीं है, ये एक जगह स्थिर नहीं रहते, इनका मूवमेंट होते रहता है। ये एक दूसरे से टकराते रहते हैं या एक दूसरे से दूर जाते रहते हैं या एक दूसरे में घर्षण करते रहते हैं। इन्हीं कारण से हमारी जो धरती है उसमें अर्थक्वेक आता है। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि जो प्लेट्स है ये मूवमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, और ये आपस में जो कन्वर्जन, डाइवर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये कैसे होता है, ये चीज को पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए, हमारे जो धरती का इंटीरियर है वो कई सारे भागों में बटा हुआ है। सबसे अंदर वाले भाग को हम लोग कोर कहते हैं, उसके बाद वाले भाग को मेंटल कहते हैं और सबसे ऊपरी वाले भाग को क्रस्ट कहते हैं। ये अलग अलग भाग में फिर बटे हुए हैं, जैसे आउटर कोर हो गया, इनर कोर हो गया, मेंटल में भी इनर मेंटल हो गया, आउटर मेंटल हो गया, आउटर मेंटल हो गया और सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट हो गया। तो आउटर मेंटल और क्रस्ट से ही मिलके लिथोस्फीयर बनता है। ये लिथोस्फीयर की जो चौड़ाई होती है वो 100 किलोमीटर की होती है, एवरेज चौड़ाई। ये पहाड़ों की जगह पर इनकी चौड़ाई ज्यादा होती है और समुद्र में जो इनकी चौड़ाई होती है वो काफी कम होती है। थिकनेस जो होता है वो काफी कम होता है। ये स्थूनोस्फीयर पे टिके रहते हैं। स्थूनोस्फीयर जो होता है ये मेंटल का पोर्शन होता है, ये प्लास्टिक टाइप का होता है। प्लास्टिक टाइप मींस दलदलीय क्षेत्र होता है, ये ठोस पदार्थ नहीं है। इसके ऊपर जो है लिथोस्फीयर, जैसे मैंने बताया कि लिथोस्फीयर कई भागों में टूट के बटा हुआ है जिसे हम लोग प्लेट के नाम से जानते हैं। वो प्लेट्स इस स्थूनोस्फीयर के ऊपर तैरते हुए पाए जाते हैं, जिसके कारण ये जो प्लेट्स है आपस में मिलते जुलते रहते हैं। इनमें कन्वर्जन, डाइवर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन होते रहता है। इन सब चीज को हम लोग एक एक करके बारीक से समझते हैं। तो पहला हम लोग कन्वर्जन के बारे में देखते हैं। कन्वर्जन क्या होता है? जब दो प्लेट आपस में मिलते हैं तो कन्वर्जन होता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जब दो प्लेट आपस में मिल रहे हैं तो ये कन्वर्जन बाउंड्री हो रहा है। यूजुअली क्या होता है, जब दो प्लेट आपस में मिलते हैं तो एक प्लेट अंदर चला जाता है या दोनों प्लेट मिलके माउंटेन शेप का निर्माण करते हैं। जैसे हमारा जो हिमालय है अभी वो यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के मिलने से बना है। ये अभी भी मूवमेंट कर रहे हैं जिसके कारण हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है और हिमालय में भूकंप आ रहे हैं। तो ये आप तो यहाँ पे केक टाइप के शेप देख रहे हैं ये प्लेट्स की, लेकिन ये इस टाइप के हैं नहीं, ठीक है। इनमें
ये कई सारे ये जॉइंट से जुड़े होते हैं एक दूसरे को, और जब इनमें मूवमेंट होता है तो वो एक फोर्स बिल्ड होते रहता है, और जब वो फोर्स अचानक से टूटता है, ठीक है, रिलीज होता है, तो काफी सारी एनर्जी रिलीज होती है, जिसे हम लोग सेस्मिक वेव के नाम से जानते हैं, और इसे ही हम लोग भूकंप कहते हैं, जो काफी दूर तक प्रभाव डालता है। दूसरा हो जाता है डाइवर्जन बाउंड्री। डाइवर्जन बाउंड्री जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, यूजली तब होता है जब जो मैग्मा होती है वोल्केनिक के रूप में बाहर निकलते हैं, तो इस टाइम भी अर्थक्वेक उत्पन्न होता है। और उसके बाद जो होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री। ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री मतलब जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं, ठीक है। अब ये प्लेट तो देखने में यहाँ पे आपके केक टाइप के लग रहे हैं, लेकिन ये समान नहीं रहते, इनमें कई सारी चट्टानें होती हैं, उबड़ खाबड़ रहते हैं, तो ये आपस में फंसे रहते हैं। जब इनमें फोर्स लगता है और वो फोर्स अचानक से रिलीज होता है, तो इसमें जो एनर्जी रहती है उसी के कारण ही अर्थक्वेक उत्पन्न होता है। और ये काफी ज्यादा, जितने ज्यादा टेंस से ये एनर्जी रिलीज होती है, उतना ही तेजी से भूकंप आता है, ठीक है। इस भूकंप का अध्ययन सेस्मोग्राफ से किया जाता है। इसी अध्ययन से जो मिलता है उसे बाद में रिक्टर स्केल पे मापा जाता है कि ये कितनी तीव्रता का भूकंप था। तो रिक्टर स्केल के बारे में हम लोग बाद में जानते हैं, पहले ये जानते हैं कि ये जो भूकंप का जोन होता है ये लिथोस्फीयर में ही होता है। लिथोस्फीयर जो 100 किलोमीटर का पोर्शन होता है, इसी के अंदर ही भूकंप आते हैं, क्योंकि मेंटल जो होता है, मेंटल लिक्विड स्टेट में होता है, प्लास्टिक स्टेट में रहता है, ठीक है। तो उसके अंदर बहुत ही कम भूकंप आते हैं। ऐसे रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ये पता चला है कि जो भूकंप है वो 500-600 किलोमीटर अंदर भी आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर भूकंप जो होते हैं वो लिथोस्फीयर एरिया में ही होते हैं। जहां पे जो भूकंप होता है उसे हम लोग फोकस पॉइंट कहते हैं और हाइपोसेंटर भी कहते हैं, ठीक। उसके परपेंडिकुलर वाले एरिया को एपिसेंटर कहते हैं, ठीक। और ये जो वेव निकलते हैं, सेस्मिक वेव निकलते हैं, ये कई सारे वेव में डिवाइड होते हैं, जैसे पी वेव हो गया, एस वेव हो गया और एल वेव हो गया। पी वेव मीन्स प्राइमरली वेव, एस वेव सेकेंडरी वेव और एल वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। एल वेव को हम लोग सरफेस वेव भी कहते हैं। और ये जो पी वेव है, एस वेव है, ये धरती के अंदर ही ट्रेवल करते हैं। पी वेव सबसे फास्टर वेव होता है और ये तीनों माध्यम से होकर गुजरता है। तीनों माध्यम मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैसियस माध्यम से। और जो एस वेव होता है ये पी के कंपेयर में स्लो रहता है और ये सिर्फ सॉलिड से ही गुजरता है, सॉलिड पोर्शन से ही गुजरता है। तो अगर किसी पोर्शन पे भूकंप आता है, ठीक है, कोई फोकस एरिया होता है, तो वहां से जो वेव निकलती है, पी वेव, एस वेव या फिर एल वेव, वो धरती के चारों तरफ ट्रेवल करते हैं। तो जब वो ट्रेवल करते हैं, तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पी वेव और एस वेव ट्रेवल कर रहा है। तो ये जो मेंटल वाला पोर्शन है, ठीक है, मेंटल वाला पोर्शन तो लिक्विड है और उसके अंदर कोर है, तो मेंटल वाले पोर्शन से आपका एस वेव ट्रेवल नहीं करता है, क्योंकि एस वेव जो है वो सिर्फ सॉलिड पोर्शन से ही ट्रेवल करता है, मतलब सिर्फ वो क्रस्ट से ही ट्रेवल करेगा। और जो आपका पी वेव है ये सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों फॉर्म से ट्रेवल करता है, लेकिन जब इसका फॉर्म चेंज होता है, जब ये सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में ट्रेवल करता है, तो इसके स्पीड में गिरावट होती है और डायरेक्शन में चेंज आता है, जिसके कारण से ये कुछ जगहों पे इसका रिकॉर्ड नहीं मिलता है। पहले हम लोग एस वेव की बात करें तो एस वेव जो होता है वो 105 डिग्री के बाद से रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। मतलब धरती गोल है, अगर किसी जगह पे भूकंप आया है, ठीक है, वहां से 105 डिग्री के कोण के बाद से एस वेव रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। वहीं पे जो पी वेव होता है, पी वेव थ्रू आउट द अर्थ रिकॉर्ड होता है, लेकिन कुछ शेडो जोन होते हैं, जैसे 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री के बीच में शेडो जोन होता है पी वेव का। ये इसलिए होता है क्योंकि जब पी वेव उस क्रस्ट से होते हुए मेंटल से गुजरता है, तो ये इसका जो डायरेक्शन होता है वो हल्का चेंज होता है, जिसके कारण से ये 40 डिग्री का डिस्टेंस ऐसा होता है जहां पे पी वेव रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इसी कारण से ये पी शेडो जोन बन जाता है दोनों साइड में। 145 डिग्री पर 105 डिग्री से 145 डिग्री तक पी शेडो जोन बन जाता है और 105 डिग्री के बाद से एस शेडो जोन बन जाता है। इसी पी वेव और एस वेव के कारण ही हमें धरती के इंटीरियर के बारे में पता चलता है। वो कैसे, जैसे देखो, जैसे मैंने बताया कि जो पी वेव होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों माध्यम से ट्रेवल करते हैं, और जो एस वेव होता है वो सिर्फ सॉलिड पोर्शन से ट्रेवल करता है। तो जब इस वेव के अध्ययन किया जाने लगा तब ये पता लगा कि जो पी वेव है वो हर जगह
पहुंच रहा है, लेकिन कुछ शेडो जोन बन रहा है। वो शेडो जोन क्यों बन रहा है? क्योंकि अंदर में अलग अलग स्टेट के मटेरियल पाए जा रहे हैं। जैसे लिक्विड स्टेट के बाद फिर ठोस अवस्था आ जा रही है, तो ठोस अवस्था में फिर से स्पीड बढ़ जा रहा है, फिर से कोर में जब वो लिक्विड पोर्शन में आ रहा है तो फिर से स्लो हो जा रहा है। इसके कारण उसके डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं पी वेव में। तो इस तरह करके जो धरती का इंटीरियर है उसके बारे में पता चला। नहीं तो इसके पहले धरती के इंटीरियर के बारे में सिर्फ जो वोल्केनिक इरप्शन होते थे या जो डीपेस्ट माइन होती थी उनसे ही पता लग पाता था। और एस वेव इसमें और सहायता कर दिया, क्योंकि एस वेव से ये पता चला कि क्रस्ट कितना है। ठीक है, क्रस्ट, क्योंकि ये जो है एस वेव है ये सॉलिड पोर्शन से ही ट्रेवल करता था, तो इस तरह ये पता लगा कि धरती के इंटीरियर में कौन कौन सा पोर्शन है, कौन कौन से लेयर है। अब हम लोग आते हैं एस वेव। ठीक है, हम लोगों ने ये देखा कि पी वेव, एस वेव ये धरती के अंदर ट्रेवल करते हैं। जो एल वेव होता है, जो सरफेस वेव कहते हैं, वो धरती के ऊपर ट्रेवल करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग डिस्ट्रक्टिव वेव भी कहते हैं, क्योंकि जो नुकसान पहुंचती है धरती के ऊपर, ठीक है, हमें जो नुकसान होता है वो एस वेव के ही कारण होता है। एस वेव जितना तेजी हो, ठीक है, जितना तेज हो उतना ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, और ये पी वेव एस वेव की तुलना में काफी स्लो रहता है, लेकिन फिर भी इससे डिस्ट्रक्शन जो है वो काफी ज्यादा होता है, क्योंकि ये सरफेस पे इसके वेव ट्रेवल करते हैं, जिसके कारण कंपन चारों तरफ दिखाई देती है। और ये जब फोकस पॉइंट से दूर जाता है उस तरह करके इसके जो वेव होते हैं वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। अब ये भी जानने वाली बात है कि फोकस पॉइंट कैसे पता किया जाता है। देखिए, जो पी वेव होता है और एस वेव होता है, इन दोनों की स्पीड में डिस्टेंस होती है। ठीक है, इस डिस्टेंस के रेशियो को ही मेजरमेंट करके ही फोकस सेंटर के बारे में पता चलता है कि एक्चुअल में फोकस सेंटर है कहाँ। तो इस तरह करके अर्थक्वेक के बारे में जाना जाता है। और जो सिस्मोग्राफी से हम लोग सिस्मिक वेव का अध्ययन करते हैं, रिश्टर स्केल पर मापा जाता है। रिश्टर स्केल में हर एक नंबर बढ़ने पर 10 गुना इंटेंसिटी बढ़ती है। रिश्टर स्केल में यही मापा जाता है कि भूकंप की तीव्रता कितनी थी। मान लीजिए अगर कोई कंट्री है, ठीक है, कंट्री ए है, यहाँ पे 5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है, और कोई कंट्री बी है, यहाँ पे 6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है, तो यहाँ से एक से मुकाबले बी में 10 गुना ज्यादा भूकंप आया है, 10 गुना ज्यादा तीव्रता से भूकंप आया है। तो जो रिश्टर स्केल होता है वो इस प्रकार से काम करता है, इस प्रकार से वर्क करता है कि अगर 6 से 7 आए तो वो फिर 10 गुना बढ़ जाएगा। इस तरह करके रिश्टर स्केल काम करता है। और अगर हम लोग भूकंप के जोन की बात करें, कि भूकंप के मैप की बात करें कि ज्यादातर भूकंप कहाँ आते हैं, तो हम लोग ये चीज इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने जो प्लेट बाउंड्री है वहां से। जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक के प्लेट है, या फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन या यूरेशियन के प्लेट है, उनसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जो प्लेट्स हैं यहाँ जहां पे मिलते हैं वहीं पे सबसे ज्यादा आपके अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। जैसे आप ये पोर्शन देख सकते हो, ये पोर्शन इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन का भाग है। ठीक है, यहाँ पे हिमालय है आपके, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। दूसरा, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का प्लेट और पैसिफिक ओशन के प्लेट, तो यहाँ पे आपके सबसे ज्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं। फिर साउथ अफ्रीका का प्लेट और पैसिफिक ओशन का प्लेट, तो यहाँ पे भूकंप सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस पोर्शन को रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा आपके वोल्केनो और अर्थक्वेक आते हैं। तो ये प्लेट्स बाउंड्री जहां पे जितनी ज्यादा है ना, ठीक है, प्लेट बाउंड्री जहां जहां है वहां पे ये अर्थक्वेक आते हैं। और ये प्लेट बाउंड्री से दूरी आप बनाते जाओगे, अर्थक्वेक उतने ही कम होते जाएंगे। और अगर हम लोग जोनिंग की बात करें कि ये जो अर्थक्वेक के जोन कैसे निर्धारित होते हैं, तो इसके इंटेंसिटी पर निर्धारित किए जाते हैं। जैसे अब ये हिमालय वाला रीजन है, हिमालय जैसे मैंने बताया कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मिलने से बन रहा है, और अभी भी एक्टिव जोन है। ठीक है, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रहा है, जिसके कारण जो हिमालय है उसकी हाइट बढ़ रही है और भूकंप ज्यादा आते हैं, तो इसे जोन 5 में रखा गया है। और उससे ठीक आप दूरी बढ़ाते जाओगे तो ये जोन कम होते जाते हैं, जोन 4, जोन 3, जोन 2 ऐसे होते जाते हैं। यहाँ पे गुजरात में जो भुज वाला रीजन है, यहाँ पे आपको यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अरेबियन प्लेट के बाउंड्री देखने को मिलते हैं, जिसके कारण यहाँ पे
भूकंप आते हैं। 2004 में यहाँ पे काफी खतरनाक भूकंप आया था और 2005 के करीब में पाकिस्तान में भी यहाँ पे भूकंप आया था, जिसमें लगभग 80,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। तो इस तरह भूकंप की जो जोन होते हैं वो निर्धारित किए जाते हैं उनके इंटेंसिटी के आधार पर, कितना ज्यादा खतरा है। ऐसे करके अर्थक्वेक के जो वेव्स थे उसी के कारण ही हमारे जो अर्थ का इंटीरियर है उसके बारे में सही से पता चल पाया। अभी ये प्रॉपर फाइनल ये है कि अर्थ जो है, अर्थ का इंटीरियर है वो इसी तरह है, ठीक है। कोर है, इनर कोर है, आउटर कोर है, मेंटल है, आउटर मेंटल है, इनर मेंटल है, फिर एस्थेनोस्फेयर है, क्रस्ट है, लिथोस्फेयर जो क्रस्ट और आउटर मेंटल से मिलके बना होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा ये पी वेव एस वेव है इसी के द्वारा पता चला है कि हमारा जो अर्थ का इंटीरियर है वो ऐसा है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।